स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी जो सीरीज चलती है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक नई सीरीज लाया हूँ। इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पंवार वंश का टॉपिक से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ चंद वंश से, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा इसमें जनजातियों से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित और पंवार और चंद वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त नहीं है तो उन्हें बता दूं, मैं हमारे इस चैनल पे इसी प्रकार की आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। और हमने एक अजय रावत की सीरीज़ बनाई थी जिसमें 20 वीडियोस है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। वो पूरी सीरीज़ में हमने अजय रावत की पूरी बुक को कंप्लीट किया हुआ है और उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और जो दोस्त नहीं है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की युवती है। शीतल राज है, कुसुम शर्मा, निहारिका देवी है, अलका सिंह। दोस्तों ये 2019 में हुआ था जो भी थी ये मैम, तो आपको इसका आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शीतल राज। 2019 में चढ़ी थी ये माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में तो आपको ध्यान होना चाहिए। और ये रहा इसका जो हमने छोटा सा बनाया है व्याख्या कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला कौन थी, युवती कौन थी, शीतल राज थी। नेक्स्ट है मुनाकोट ताम्रपत्र, सॉरी मैं गलत हो गया, मुनाकोट ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस चंद शासक है, ज्ञानचंद, जगतचंद, मोहनचंद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि मुनाकोट ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है, लक्ष्मी चंद से है। इसे भी क्या लखुली बिराली भी कहा जाता था। ठीक है, यह चंद वंश का 46वां शासक था, क्या था, शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मुनाकोट ताम्रपत्र का अभिलेख है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी है, क्योंकि जो मुनाकोट ताम्रपत्र अभिलेख है किससे संबंधित है, लक्ष्मी चंद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीचंद का सेनापति एक बहुत फेमस आदमी है, उसका नाम क्या है, गेंडा सिंह। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झुमड़ा की जनजाति का नृत्य है, जौनसारी, थारू, भोटिया या राजी। तो दोस्तों झुमड़ा जो है यह थारू जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। झुमड़ा नृत्य थारू जनजाति का नृत्य है। ठीक है, थारू जनजाति क्या है, उत्तराखंड में निवास करने वाले सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या है, इनकी थारुओं की। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सी है, वो आपकी जौनसारी। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड की पहली आदम जनजाति कौन सी थी, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड की पहली आदम जनजाति कौन सी थी और दूसरी कौन सी आदम जनजाति, तो आप उसे भी बताइए कि कौन है। ठीक है, आपके लिए ये सवाल है। नेक्स्ट है कि 2001 से 11 के दौरान राज्य में नगरीकरण में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 4 या 7, आप ऑप्शन देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाता है कितना है, 4.56 की वृद्धि हुई है। ठीक है, व्याख्या भी देख लो इसकी कि 2001 के दौरान नगरीकरण में 4.56% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर पूछेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 31.2 की वृद्धि हुई है। जबकि नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। 3 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए तो इस चक्कर में इसलिए आप एक लाइक ठोक सकते हैं। ठीक है ना, इतना तो बनता है। नेक्स्ट है किसान बांध परियोजना को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, 2016, 17, 18, 19। तो आपको आंसर पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2016। तो व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी कि इस परियोजना को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। यह परियोजना उस नदी पर स्थित है, ये गलत लिखा गया थोड़ा सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लठ भरुआ भोज किस जनजाति से संबंधित है, जौनसारी से, थारू से, भोटिया से और इनमें से कोई नहीं। तो लठ भरुआ भोज व्याख्या देखते हैं इसकी। तो लठ भरुआ भोज किससे संबंधित, थारुओं से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। इसमें विधवा विवाह के अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिसे लठ भरुआ भोज कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का थारू, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है, रुद्रचंद्र को कहा जाता है, पुरुष पंतु को कहा जाता है, लक्ष्मी चंद्र को कहा जाता है, बाज बहादुर चंद्र को कहा जाता है। लक्ष्मी चंद्र का संबंध अभी किसी ताम्रपत्र से बताया था मैंने, कौन सा था आपको याद होना चाहिए, वो कौन सा, मुनाकोट ताम्रपत्र। और जो 7वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पुरुष पंत। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस पुरुष पंत को कहा जाता है, यह रुद्रचंद्र का सेनापति था। इसका मूल निवास कहाँ का था, पिथौरागढ़ था। किसका सेनापति था, ये रुद्रचंद्र का सेनापति था। नेक्स्ट है छंदसार पिंगल की रचना किसने की थी, कवि मतीराम, कवि रतन कवि, ठाकुर सूरवीर सिंह या रामचंद्र। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कवि मतीराम ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इस पुस्तक की रचना कवि मतीराम द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को ग्रंथ वृत्त कौमुदी
क्या बोला जाता है, वृत्त ग्रंथ, वृत्त कौमुदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखें। क्या या कभी ये पूछ लिया उसने कि वृत्त कौमुदी बोल दिया या ग्रंथ वृत्त कौमुदी बोल दिया तो पता होना चाहिए आपने किसने की थी, कवि मतीराम ने की थी। नेक्स्ट है कि पंवार काल में शराब बनाने की कला को क्या कहते थे, तिमासी, कलाल, कुंटी या रूढ़िया। तो दोस्तों का राइट आंसर होता था कलाल, इसका राइट आंसर है। ठीक है, रूढ़िया जो होते थे वो कुछ अन्य काम करते थे, हम यहाँ पर देखते हैं अभी। ठीक है, पंवार वंश में शराब बनाने की कला को कलाल कहते हैं और रूढ़िया बांस और रिंगाल का काम करने वालों को कहते थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करना, अगर वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि छापड़ा किस जनजाति की उपजाति है, जौनसारी, भोटिया, थारू या राजी। छापड़ा, ठीक है, ये किसकी है, भोटिया की अन्य जनजाति है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। छापड़ा भोटिया जनजाति की उपजाति है। इसके अलावा ब्यासी एवं जेठरा, ब्यासी एवं जेठरा भी इनकी उपजातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में अर्धस्वर नहीं है। क्या बोला जा रहा है, अर्धस्वर नहीं है। यो रो लो और पौ, ये हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 11वें इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ये अर्धस्वर नहीं है। क्योंकि अर्धस्वर किन को बोला जाता है, अंतस्थ स्वर जो होते हैं ना हमारे, यो रो लो और वो, इनको ही अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना, यो रो लो को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, पो वर्ण को अर्धस्वर, पवर्ण, ये यो वर्ण को अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना आप। मैं फिर से बता दूं, अर्धस्वर किनको बोलते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे, यो, रो, लो और वो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षीय है, जो, रो, हो, वो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर वही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, जो। व्याख्या देख लेते हैं कि जो वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है किस मुद्दे पर लेख लिखने में उसे ताजी घटना का उल्लेख करना, उसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आता है। उस टर्म को क्या बोलते हैं, पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, ऑफसाइड पत्रकारिता या न्यूज़ फेक। तो इसका राइट आंसर पेज 3 संबंधित है किससे, कि जो सेलिब्रिटी होते हैं ना सिनेमा जगत के, उनसे संबंधित है पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, सुविधानंदन पंत, मखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या कुंवर नारायण सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इनकी। अन्य पुरस्कार के अलावा सुविधानंदन पंत को क्या क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है 1961 में मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था इनको, 1968 में। यही लिखा गया दोबारा से। नेक्स्ट है, वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। सॉरी दोस्तों, आंसर साथ में आ गया है। प्रत्येक बोधक परिणाम विशेषण, निश्चित परिणाम बोधक, इसे हटा दीजिए आप। निश्चय वाचक सर्वनाम विशेषण या संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण ही है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण में क्या है इनकी पहचान की, जब यह, वह, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं तब उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो ये है। अगर दोस्तों अभी तक यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक करके जरूर जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और इसको PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।